हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब फैक्ट चैनल पर स्वागत है। आज से हम लोग एक नए टॉपिक को शुरू करेंगे। तो अब तक हम लोग भारत के भूगोल विषय के अंतर्गत 3 टॉपिकों का अध्ययन कर चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों ने भारत का सामान्य परिचय का अध्ययन किया था। तो सामान्य परिचय के अंतर्गत हम लोगों ने भारत की अवस्थिति एवं विस्तार देखा था। साथ ही साथ भारत की जो भी अंतर्राष्ट्रीय जलीय और स्थलीय सीमा रेखाएं हैं उनका अध्ययन किया था। तो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा रेखाएं हैं उसमें स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई थी 15,200 किलोमीटर और जो जलीय सीमा रेखा की लंबाई थी वो थी 7,515 किलोमीटर। यदि केवल उसमें द्वीपों को अगर शामिल नहीं किया जाता है तो केवल मुख्य स्थलीय भूमि की जो सीमा रेखा की लंबाई थी वो 6100 किलोमीटर थी। इसके बाद हम लोगों ने एक नए टॉपिक का अध्ययन शुरू किया था, भारत का भौतिक विभाजन। तो भारत के भौतिक विभाजन के टॉपिक में हम लोगों ने भारत को मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत किया था। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जिसे हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत हिमालय को भूगर्भिक एवं उच्चावचीय विशेषताओं के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया था। महान हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। इसके उपरांत हम लोगों ने हिमालय पर्वतीय क्षेत्र को ही संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर जब वर्गीकृत किया था तो हिमालय को 4 पर्वतीय प्रदेशों में वर्गीकृत किया था। तो सबसे जो उत्तर में भाग अवस्थित है उसे ट्रांस हिमालय, फिर इसके बाद महान हिमालय, फिर इसके बाद मध्य या लघु हिमालय, इसके बाद जो सबसे दक्षिणी या जो सबसे नवीनतम संरचना है उसे शिवालिक संरचना के रूप में देखे थे। फिर इसके बाद हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था भारत की भू आकृतिक विशेषताएं एवं भूगर्भिक संरचना। तो भारत की भू आकृतिक एवं भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत भारत में जो प्राचीनतम शैल चट्टानों से लेकर नवीनतम शैल चट्टानें पाई जाती हैं उनका अध्ययन किए थे। तो प्राचीनतम शैल चट्टान भारत में जो पाई जाती है वो आर्किन क्रम की चट्टानें हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने अध्ययन किया था सबसे लास्ट में आकर इन शैल समूहों के अंतर्गत क्वाटरनरी संरचना का। तो क्वाटरनरी संरचना का अध्ययन किया था। उससे पहले हम लोगों ने टर्सरी संरचना का, इसी प्रकार से गोंडवाना संरचना का, कुडप्पा संरचना का, विंध्यन संरचना का अध्ययन किए थे। तो ये था हम लोगों का टॉपिक शैल संरचना या भारत की भू आकृतिक विशेषताएं वाला टॉपिक। आज के टॉपिक में हम लोग उसी से संबंधित शैल समूह पर ही निर्मित जो भारत में मृदा समूह निर्मित हुआ है उसका अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं भारत के भूगोल विषय के अंतर्गत ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो विभिन्न परीक्षाएं कंपटीशन वाली आयोजित होती हैं उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भारत की मृदा वाले टॉपिक का एक प्रकार से ड्राफ्टिंग कर लेते हैं कि हमें इस वाले टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे मृदा की परिभाषा। तो मृदा की परिभाषा देखेंगे तो मृदा किस प्रकार से इसका निर्माण होता है और इसकी संरचना क्या होती है, इसको देखते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे भारतीय मृदा का वर्गीकरण। तो भारतीय मृदा का जब वर्गीकरण करते हैं तो उसको मुख्यतः 4 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। तो सबसे पहले उर्वरता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो उर्वरता के आधार पर जब वर्गीकृत किया जाता है तो इसको भी 4 उपभागों में वर्गीकृत करते हैं। अधिक उर्वर मृदा, फिर इसके बाद उर्वर मृदा, कम उर्वर मृदा, अनुपजाऊ मृदा। तो इसको उर्वरता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। फिर इसके बाद हम लोग अवसादी कणों के आकार तथा प्रकृति के आधार पर भी भारतीय मृदा का वर्गीकरण करते हैं। तो जैसे चिकनी मृदा हो गई, दोमट मृदा हो गई, बलुई मृदा हो गई, रेतीली मृदा हो गई। तो चिकनी मिट्टी जो होती है तो इसमें जो कण पाए जाते हैं तो 0.002 mm या मिलीमीटर के होते हैं। फिर इसी प्रकार से दोमट मृदा जो होती है इसमें कणों की जो मोटाई होती है 0.002 से लेकर
0.05 mm तक होती है। फिर इसके बाद देखते हैं बलुई मृदा के बारे में। जो बलुई मृदा है ये भी 0.5 से 0.2 mm के मध्य पाई जाती है। इसके कणों की जो मोटाई देखने को मिलती है। फिर इसी में अवसादी कणों के आकार के आधार पर सबसे जो लास्ट मृदा है उसको रेतीली मृदा के रूप में वर्गीकृत करके पढ़ते हैं। तो ये जो रेतीली मृदा होती है ये थोड़ी मोटी होती है। तो इसके कणों का आकार जो होता है 0.2 से लेकर 2 mm के बीच देखने को मिलता है। तो ये हो गया उर्वरता के आधार पर। फिर इसके बाद हम लोगों ने देख लिया अवसादों के कणों के आकार तथा उसकी प्रकृति के आधार पर। फिर तीसरा जो वर्गीकरण है रंग के आधार पर। तो जो भारत में वैसे मुख्यतः मृदाओं का जो सामान्यतः वनडे एग्जाम के लिए परीक्षाओं के लिए जो पढ़ाया जाता है तो उसमें रंग के आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे काली मृदा हो गई, लाल मृदा हो गई, पीली, भूरी, लैटराइट जैसी मृदाएं जो हैं इनका अध्ययन किया जाता है। तो रंग के आधार पर जब हम मिट्टी का माइक्रो लेवल पर एनालिसिस करते हैं तो रंग के आधार पर देखते हैं कि भारत में जो दक्कन लावा पठार है, साथ ही साथ जो मालवा का पठार है, उस क्षेत्र में काली मृदा का विस्तार देखने को मिलता है। तो लाल मृदा का निर्माण ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां लौह तत्वों की प्रधानता देखने को मिलती है। जैसे बुंदेलखंड के पठार वाले क्षेत्रों में और दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों में लाल मिट्टी का प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ फिर एक और रंग के आधार पर पीली मिट्टी के रूप में वर्गीकृत करके पढ़ते हैं। इसे कहीं कहीं इसे पड़वा भी कहा जाता है। ये हो गई पीली मिट्टी। फिर इसके बाद भूरी मिट्टी। ये हो गई रंग के आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण, काली, लाल, पीली और भूरी। फिर कुछ फसलों का नामकरण फसलों के आधार पर हुआ है। जैसे वो कपास की मृदा है, जैसे काली मृदा जो है, काली मृदा मुख्यतः कपास की खेती के लिए जानी जाती है, जिस कारण से उस काली मृदा वाले क्षेत्र में ही कपास की खेती की जाती है, जिसके कारण उस मृदा को कपास की मृदा कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनके जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है उसके दक्षिणी ढलानों पर, जैसे असम वाले क्षेत्रों में क्या है, चाय की खेती की जाती है, जिसके कारण उस मिट्टी का नामकरण ही चाय की मिट्टी के रूप में कर दिया गया है। तो ये हो गया भारत की मृदा का वर्गीकरण। उर्वरता के आधार पर अधिक उर्वर मृदा, फिर उर्वर, कम उर्वर, अनुपजाऊ मृदा। फिर इसके बाद अवसादों के कणों के आकार तथा उनकी प्रकृति के आधार पर चिकनी, दोमट, बलुई और रेतीली। फिर रंग के आधार पर काली, लाल, पीली, भूरी, इनका अध्ययन करेंगे। फिर इसके आधार पर हम लोग लास्ट जो वर्गीकरण है इसका फसलों के आधार पर कपासी और चाय मृदा जो है उसका विश्लेषण किया जाता है। फिर इसके बाद इसी टॉपिक के अंतर्गत हम लोग देखेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारतीय मृदा का जो वर्गीकरण किया गया है उसको देखेंगे। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है उसने भारतीय मृदा को मंडलीय तथा क्षेत्रीय मृदा के रूप में वर्गीकृत किया है। तो मंडलीय मृदा जब इसका वर्गीकरण किया जाता है तो मंडलीय मृदा को जलोढ़, काली, लाल और लैटराइट मृदा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। मंडलीय मृदा एवं उसके उप प्रकार जो हैं जलोढ़, काली, लाल, लैटराइट। फिर इसके बाद क्षेत्रीय मृदा एवं प्रकार। तो क्षेत्रीय मृदाएं ऐसी मृदाएं होती हैं जिनका केवल लोकल लेवल पर इनका विस्तार देखने को मिलता है। जैसे पर्वत वाले क्षेत्रों में हो गई पर्वतीय मृदा, मरुस्थल वाले क्षेत्रों में हो गई मरुस्थलीय मृदा का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार लवणीय क्षेत्रों में जहाँ पर लवणीयता या किसी तत्व का प्रभाव देखने को मिलता है उस क्षेत्रों में क्षारीय मृदा का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार से जो दलदली भूमि है उस क्षेत्रों में दलदली या पीठ में मृदा का निर्माण हुआ है। तो ये हो गया जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे भारत की मृदा का, उसकी हो गई ये ड्राफ्टिंग। तो ड्राफ्टिंग के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भारत की मृदा। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे मृदा का वर्गीकरण। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे जो कृषि अनुसंधान परिषद है उसके द्वारा जो मृदा का वर्गीकरण किया गया है उस टॉपिक को देखेंगे। तो ये हम लोगों का फिर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग भारत में अपवाह तंत्र वाले टॉपिक में प्रवेश करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग उसकी जो विभिन्न अवधारणाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम लोग इंटर कर जाएंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र या सिंधु नदी तंत्र का पहले अध्ययन कर लेंगे। सिंधु के बाद गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र के बाद हम लोग इंटर कर जाएंगे
सिंधु नदी तंत्र। तो ये हो गए हिमालयी नदियों के बारे में। फिर इसके बाद हम लोग पहुँचेंगे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में, जिसमें हम लोग मुख्यतः पढ़ेंगे नर्मदा, तापी जैसी नदियाँ जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, ये भ्रंश घाटी क्षेत्र से प्रवाहित होती हैं, इनका अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती हैं, जैसे उसमें हो गई गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियां, और उनकी जो सहायक नदियां हैं उनका अध्ययन करेंगे। फिर हम लोग इंटर कर जाएंगे भारत की जलवायु वाले टॉपिक में। तो भारत की जलवायु वाले टॉपिक के अंतर्गत हम लोग देखेंगे जलवायु क्या होती है, मौसम क्या होता है, उसका अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग भारत के मुख्यतः जो टॉपिक है उसके अंतर्गत, जलवायु के अंतर्गत पढ़ा जाता है, वो मानसून। तो भारतीय मानसून का अध्ययन करेंगे। भारतीय मानसून को हम लोग दो भागों में डिवीजन करेंगे। उसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे ग्रीष्मकालीन मानसून। ग्रीष्मकालीन मानसून जिसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है, उसका अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग उत्तर पूर्वी मानसून, जिसे शीतकालीन मानसून कहा जाता है, उसका अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे टॉपिक बढ़ते जाएंगे और टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पीछे वाले भी टॉपिक देखते जाइए, क्योंकि 3 टॉपिक अभी तक हम कंप्लीट करवा चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था भारत का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय के बाद हम लोगों ने देखा था भारत की जो भौतिक विभाजन है उसका अध्ययन किए थे। फिर इसके बाद हम लोगों ने शैल संरचना या भारत का भूगर्भिक संरचना का अध्ययन किया था। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।